नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। 2023 की महाभारत आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। केजरीवाल से पूछताछ करने वाली है सीबीआई। शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की जाएगी। जी हां, राष्ट्रीय स्तर की खबर आपको बता रहे हैं। 16 अप्रैल को यह पूछताछ होनी है। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई अब पूछताछ करने वाली है। किस मामले में? शराब घोटाले के मामले में यह पूछताछ होगी और पूछताछ होगी 16 अप्रैल को। सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर निकलकर आ रही है। तो शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई के द्वारा पूछताछ होगी। 16 अप्रैल की तारीख बताई जा रही है कि 16 अप्रैल को यह पूछताछ की जाएगी। और यह खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि शराब घोटाले का जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं, उनसे भी पूछताछ करने वाली है सीबीआई। चलिए बढ़ते हैं आगे। चुनावी साल, आरक्षण बिल पर फिर से घमासान। आरक्षण संशोधन बिल राजभवन में अटके होने को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य में राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए। यह तय होना चाहिए कि विधानसभा से पारित विधेयक को राज्यपाल कितने दिन रख सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यपाल सार्वजनिक हित के फैसले नहीं ले पा रहे हैं। आरक्षण विधेयक राजभवन में लंबित है। राज्यपाल लोगों का भविष्य अंधकार में डाल रहे हैं, जिस पर हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। उधर सीएम भूपेश बघेल के बयान पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने पलटवार किया और कहा कि आरक्षण विधेयक में देरी के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। सरकार पहले यह बताए कि वो क्वांटिफाइबल डेटा क्यों छिपा रही है। विधानसभा में पारित हुआ, जितने भी गैर भाजपा शासित राज्य हैं, राजभवन की जो भूमिका है उसकी समीक्षा होना चाहिए। आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है? जो ऐसे बिल जैसे सीधा जनता जुड़ा नहीं हुआ उसमें कर रहे हैं तो समझ आता है। यदि वो कंकरिंग लिस्ट में है और उसमें यदि राष्ट्रपति के पास भेजा जाना है तो एक अलग बात है। लेकिन आरक्षण तो विशुद्ध रूप से राज्य का विषय है और उसमें राज्यपाल 4-4, 5-5 महीने तक के रोक के बैठे तो यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, यहाँ के नौजवान युवक युवती हैं जिसको कॉलेज में भी एडमिशन लेना है और नौकरी में भर्ती होना है, उसको यदि रोका जाता है तो निश्चित रूप से इस बात की समीक्षा होना चाहिए कि आखिर किसी बिल को कितने दिन तक रोका जा सकता है। लौटा दे या हस्ताक्षर करे, ये रोकने के काम क्या है? मतलब राज्यपाल को क्या इतना अधिकार है कि प्रदेश के युवा और नौजवानों के जीवन को खतरे में डाल दे, भविष्य अंधकार में कर दे? ये अधिकार तो नहीं मिलना चाहिए किसी को। 32% आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री थे तो हमारे जनजाति समाज को लागू हुआ। आज उसको छीनने का किसी ने कोशिश किया और छीना है, तो मुख्यमंत्री ने छीना है, जिसको कोर्ट में भेजा गया और कोर्ट में क्वांटिफाइड डाटा की बात आई कि प्रस्तुत नहीं हुआ। मुख्यमंत्री ने आयोग बनाया क्वांटिफाइड डाटा के लिए, आयोग ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी, लेकिन मुख्यमंत्री क्वांटिफाइबल डाटा न राजभवन में राज्यपाल के पास प्रस्तुत करना चाहते हैं, न उसे सदन में प्रस्तुत करना चाहते हैं, न आम जनता को बताना चाहते हैं। आखिर ये क्वांटिफाइबल डाटा जो महत्वपूर्ण बिंदु रहा निर्णय में, मुख्यमंत्री इसको क्यों छुपाना चाहते हैं, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए। और यदि इसमें नहीं हो रहा है तो उसका दोषी मुख्यमंत्री है। तो राजनीति इस पर हो रही है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि राज्यपाल जो हैं उन विधेयक पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं किया है राज्यपाल ने, और ऐसे में ये जो है ये लोगों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। चाहे वो एडमिशन की बात हो, चाहे वो नौकरी की बात हो, विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं किए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में कूद पड़ी और बीजेपी ये सवाल उठा रही कि वो क्वांटिफाइबल डेटा जो है वो आखिरकार पेश क्यों नहीं किया जा रहा, राजभवन को वो डेटा क्यों नहीं दिया जा रहा, सदन में वो डेटा क्यों नहीं रखा जा रहा, जनता के सामने वो डेटा क्यों नहीं रखा जा रहा, ये बीजेपी सवाल उठा रही है। तो सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान देते हुए राज्यपाल की भूमिका की समीक्षा होनी चाहिए और ये भी उन्होंने कहा कि ये अधिकार तो किसी को नहीं दिया जाना चाहिए कि लोगों के भविष्य को
भविष्य को लेकर कोई फैसला नहीं लिया जाए और लोगों का भविष्य अंधकारमय हो जाए। 4-5 महीने से ये विधेयक जो है वो अटका पड़ा हुआ है। ममता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ी हुई। ममता, बड़ा राजनीति का मुद्दा है आरक्षण छत्तीसगढ़ में। विधेयक पास तो हो गया, सर्वसम्मति से पास हुआ, जिसमें विपक्ष ने भी हामी भरी थी, लेकिन अब राज्यपाल के पास चूंकि लंबित है और उनके पास ये अधिकार है कि वो लंबे समय तक अपने पास किसी भी विधेयक को रख सकते हैं विचार के लिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, और आज अंबेडकर जयंती के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए थे और उसी में उन्होंने जो समाज के लोग हैं उनसे कहा कि हम जो है वो हमेशा से ही चाहते हैं कि आरक्षण मिले और आरक्षण संशोधन विधेयक जो है वो राजभवन में अटका पड़ा है और उसे लेकर अगर हम बात करें तो पहले भी राज्यपाल ने दस्तखत नहीं किए और अभी के जो राज्यपाल हैं उनका भी कोई रुख स्पष्ट नहीं हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में इसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है और राज्यपाल जो है एक तरह से कहें कि जानबूझकर कई विधेयक को अटकाकर रखते हैं। इसी पर उन्होंने कहा कि राज्यपाल के जो अधिकार हैं उनके अधिकारों को लेकर समीक्षा होनी चाहिए और इस पर संशोधन भी होना चाहिए, क्योंकि विधानसभा में यहाँ पर आरक्षण संशोधन विधेयक बिल जो है वो पास हुआ और उसके बाद राजभवन में दस्तखत के लिए भेजे गए थे राज्यपाल के पास, लेकिन राज्यपाल अनुसुईया उइके ने भी दस्तखत नहीं किए और उसके बाद में जो नए राज्यपाल हैं उन्होंने भी अभी तक इसको लेकर कोई रुख स्पष्ट नहीं किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना था कि न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अलग अलग राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी गई है, तो इस पर समीक्षा होनी चाहिए कि राज्यपाल जो है जो उन्हें ये अधिकार दिया है कि जो कोई भी बिल जो है वो अनिश्चित काल के लिए अपने पास में रख सकते हैं, इसको लेकर एक समय सीमा तय होनी चाहिए। दूसरी बात अगर हम बात करें तो वो दस्तखत करेंगे या नहीं करेंगे तो जल्द लौटा दे ताकि आगे की जो प्रोसेस है वो हो सके। लेकिन ममता इस पूरे मामले में विपक्ष भी तो हमलावर हुआ पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि सरकार ने सदन में, जनता के सामने, राज्यपाल के सामने, राजभवन को वो क्वांटिफिएबल डेटा जो है वो उपलब्ध नहीं कराया है। आखिरकार इसके पीछे राज क्या है? देखिए, राज्य सरकार ने इसी मसले को लेकर जवाब दिया था और राज्य सरकार का कहना था कि जनगणना भी नहीं हो रही है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने अपनी रिपोर्ट दी हुई है और उनका कहना था कि जब विधानसभा में पारित किया गया तब विपक्ष ने भी उस समय जोर शोर के साथ समर्थन किया था और उस समय भी लगातार आरोप लगे और अभी भी आरोप जो है वो कांग्रेस लगा रही है कि चूंकि भानुप्रतापपुर उपचुनाव सामने थे, ऐसे में विपक्ष ये समझता था कि किसी तरीके से पॉलिटिकल डैमेज ना हो, वोटों को लेकर डैमेज ना हो, इसलिए उस समय तो दस्तखत कर दिए। लेकिन राजभवन को लेकर उनका कहना था कि राजभवन, जिस तरह से आरोप लगे हुए, कई बार आरोप लगे कि राजभवन जो है वो बीजेपी दफ्तर से संचालित होता है, इस तरह के आरोप भी लगे। अब इसी को लेकर कांग्रेस का भी कहना है कि हमने तो अपना जो काम है वो कर दिया, अब जो भी है वो राजभवन में है, राज्यपाल के हाथों में है कि वो दस्तखत करते हैं या नहीं करते हैं। अगर दस्तखत नहीं करते तो उन्हें लौटा देना चाहिए। लेकिन साथ ही इस बात को लेकर यह भी है कि राजभवन को यह अधिकार है कि अनिश्चित काल तक के जो है राज्यपाल किसी भी बिल को अपने पास रख सकते हैं और उसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ये देखा गया है कि कई मसलों पे ऐसा हुआ है कि राज्यपाल ने जो है, उनका कहना था कि केंद्र, एक तरह से इशारा किया उन्होंने कि केंद्र के इशारे पर या बीजेपी के इशारे पर राज्यपाल जो है बिल अटका देते हैं। तो इस पर समीक्षा होने की जरूरत है। उस समय जब संविधान बना तो उस समय जिन लोगों ने बनाया था, जो अधिकार दिए थे, उन्होंने सोचा नहीं था कि इस तरीके से जो अधिकारों का मिसयूज होगा, लेकिन अब जो है उनका कहना था कि अधिकारों का दुरुपयोग हो रहा है और ये वजह है कि यहाँ पर भी आरक्षण संशोधन विधेयक बिल जो है वो अटका हुआ है। उसकी वजह से नौकरियां नहीं लग पा रही है, जिनमें जिनको नियुक्तियां देनी थी वो नियुक्तियां नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए ममता। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बिरनपुर का मामला अब सियासी होता जा रहा है। बिरनपुर की घटना के बाद बीजेपी मतदाता सूची का सर्वे कराने जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि बीजेपी पहले हिंसा कराती है और अब सर्वे कराएगी। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ वोट के लिए सर्वे करा रही है। उन्होंने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा और कहा कि बीजेपी द्वेष फैलाने को लेकर फैलाए भले ही, लेकिन हम प्रेम बांटेंगे। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि बीजेपी प्रधानमंत्री आवास को लेकर चल रहे राज्य सरकार के सर्वे का समर्थन आखिर कर क्यों नहीं रही है। पहले तो हिंसा कराएं और उसके बाद वो अब सर्वे करा रहे हैं। सर्वे तो गरीब आवास लोगों को कर रहे हैं, तो समर्थन तो कर नहीं रहे हैं। गरीब को आवास मिलना चाहिए, सर्वे कराएं तो भारतीय जनता पार्टी इसमें मौन है और वोट की खातिर वो कराना चाहते हैं। तो ये द्वेष फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जितना द्वेष फैलाएंगे उतना हम प्रेम बांटने का काम करेंगे।
उधर पूर्व सीएम रमन सिंह ने सूबे की मौजूदा कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा और कहा कि बस्तर में धर्मांतरण की आंधी चल रही है और भोले भाले आदिवासियों का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है और ये सब कुछ प्रदेश सरकार के इशारे पर हो रहा है। रमन सिंह ने यह भी कहा कि अलग अलग जिलों में धर्मांतरण की घटनाएं सामने आ रही हैं, उस पर सरकार अंकुश नहीं लगा पा रही है। रमन सिंह ने इस मौके पर प्रियंका गांधी के बस्तर दौरे को भी निशाने पर लिया। पूरा व्यवसाय बन गया है और धर्मांतरण की आंधी आई है। आज भी नारायणपुर के 60-70 लोग जेल के अंदर हैं। बलपूर्वक छल पूर्वक भोले भाले आदिवासियों को धर्मांतरण का साजिश भूपेल की सरकार में हो रहा है, उसकी ओर देखें। लव जिहाद की बात करना बंद करें। इनका भरोसा के सम्मेलन में प्रियंका जी को लाए हैं, स्वागत है, मगर 10 मिनट के लिए नारायणपुर तो ले जाना था, दिखाना था कि वहाँ के आदिवासियों की क्या स्थिति है और किस प्रकार सरकार के इशारे में धर्मांतरण का कुचक्र चल रहा है, वो दिखाते यथार्थ में। यहाँ दुकान और ठेला दिखाने से क्या फायदा हुआ। चुनावी साल में राजनेता जनता के मुद्दों से भटक गए हैं। दिग्विजय सिंह के मुस्लिमों की आबादी के घटने के बयान पर अब सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। इस बयान के बाद बीजेपी चौतरफा हमला बोल रही है। सीएम शिवराज ने निशाना साधा और कहा, दिग्विजय कह रहे हैं कि मुस्लिमों की संख्या घट रही है, तो कमलनाथ ने रोजा इफ्तार में बोला दंगे भड़क रहे हैं। आखिर क्यों माहौल खराब करना चाहते हैं, क्या इरादे हैं, शांति के टापू पर ऐसे बयान क्यों दिए जा रहे हैं। वीटी शर्मा ने भी हमला बोला, दिग्विजय सिंह चाहते हैं कि अल्पसंख्यकों की आबादी बढ़े, उन्हें अपने बयानों पर मंथन करना चाहिए। दिनों से मैं देख रहा हूं, चाहे श्री कमलनाथ जी हों और चाहे श्री दिग्विजय सिंह जी हों। कल दिग्विजय जी बोल रहे थे कि मुस्लिम की संख्या घट रही है। कमलनाथ जी ने रोज इफ्तार में बोला कि दंगे भड़क रहे हैं। दिग्विजय जी, कमलनाथ जी, मध्य प्रदेश शांति का टापू है। ये चुनाव के समय एक कह रहा दंगे भड़क रहे हैं, एक कह रहा है संख्या, एक कह रहा है संख्या घट रही है। क्यों डराना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? आपके इरादे क्या हैं? मुझे अजीब लगता है कि इस तरह की चर्चाएं मध्य प्रदेश में की जा रही है, जो सर्वथा शांत प्रदेश है, शांति का टापू है। प्रयास करने हैं, पहले भी वो करते रहे हैं। आतंकवादियों को गले लगा करके जब मोहनचंद शर्मा की शहादत हुई थी बटाला हाउस में, तब जो आतंकवादी था जिसको वो मित्र कहते थे, उसके गले लगने गए थे, वो भी अल्पसंख्यक समुदाय के ही भाई थे। तो वो तो हमेशा से प्रेमी रहे हैं। उनको लगता है कि अल्पसंख्यकों की आबादी कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो इस काम में तो पहले से लगे ही थे और लगे। देश के सामने जरूर इस बात को वो लेकर के आए, लेकिन दिग्विजय सिंह जी, आपको जरूर गंभीरता के साथ आपके ऊपर मंथन आपको जरूर करना चाहिए। विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। सियासी पार्टियों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है, तो वहीं जनता भी आगामी चुनाव को लेकर उत्साहित नजर आ रही है। पिछले 4 साल के काम को लेकर सूरजपुर की जनता कितनी संतुष्ट है, जनता की नब्ज टटोलने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची सूरजपुर। और आगामी चुनाव में क्या होंगे मुद्दे, सूरजपुर में कितना हुआ है विकास और क्या रह गई है दरकार, ऐसे तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने सूरजपुर की जनता से खास बात की। 2023 की नज़दीकियों के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां भी सूरजपुर जिले में तेज हो गई है। ऐसे में भड़गांव विधानसभा में आज न्यूज़ 18 की टीम पहुंची हुई है। भड़गांव विधानसभा की बात करें तो 1,13,000 पुरुष मतदाता और लगभग 1,10,000 महिला मतदाताओं वाले इस भड़गांव विधानसभा सीट में लगातार पिछले 2 बार से कांग्रेस के विधायक पारसनाथ रजवाड़े काबिज हैं। और ऐसे में जो अब आगामी 2023 की विधानसभा चुनाव की जो जोर शोर से सरगर्मियाँ तेज हो चुकी है, ऐसे में आज हम भड़गांव विधानसभा में मौजूद हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात अगर हम करें तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ ये भड़गांव विधानसभा है। और यहाँ के मतदाताओं में लगातार तमाम तरह के मुद्दे होते हैं, चाहे वो पहुंचविहीनता की बात हो या दूरस्थ अंचलों की बात हो, मुद्दे तमाम हैं। लेकिन इन मुद्दों को हम इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ यहाँ भड़गांव विधानसभा के सतनगर में अभी हम मौजूद हैं और यहाँ के मतदाता हमारे साथ मौजूद हैं। भैया, क्या कुछ मुद्दे होंगे इस आगामी चुनाव में? सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद
जो दूरस्थ अंचल हैं, जो आज भी पहुंच विहीन हैं, और पीने का पानी का समस्या है। अभी भी जो जल जीवन मिशन चल रहा है वो अभी भी बहुत दूर है। अभी भी गांव के गांव लोग जो है पानी को लेके परेशान हैं। तो ये बिजली, लो वोल्टेज, पानी की समस्या और भी तमाम जागरूक मतदाता भी हैं यहाँ पर। क्या लगता है भैया, क्या कुछ होंगे विधानसभा, भड़गांव विधानसभा परिसीमन में आया 2008 के बाद से अब तक में क्या कुछ विकास रहा, कहाँ कुछ कमी रही और क्या कुछ मुद्दे होंगे? देखिए क्या है, 2008 के बाद जो परिसीमन में भड़गांव विधानसभा अस्तित्व में आया, आने के बाद 15 साल लगभग बीजेपी की शासन रही और अभी 5 साल से कांग्रेस की शासन सत्तासीन है, जिसमें बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कुछ हुए हैं और बहुत सारे ऐसे पुराना जगह है, मतलब पिछड़े हुए जो जगह है, जैसे जंगली क्षेत्र है, वहाँ पर देखिएगा तो पानी, सड़क, आने जाने का जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा कठिन है। पुल पुलियों का निर्माण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे मेन जो बोला जाए वो शिक्षा के क्षेत्र में है। शिक्षा के क्षेत्र में अब दूर अंचलों की स्थिति में जाइएगा तो शिक्षा बहुत ही नहीं के बराबर है। बच्चे आज भी, छोटे बच्चे स्कूल कम, खेत में ज़्यादा नज़र आते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा होगा कि बच्चों का पढ़ाई, सड़क, बिजली, पानी ही ये जो मुद्दे हैं, यही सारा जो मुद्दे हैं। ग्रामीण बाहुल और बच्चों की शिक्षा, ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं एक और सवाल आपसे जानना चाहूँगा, ये बताइए कि कृषि बाहुल है यहाँ पर, जो कृषि का उत्पादन होता है, सबसे बड़ी सब्जी मंडी आपके भड़गांव विधानसभा में, क्या लगता है क्या कुछ मुद्दे होंगे उन किसानों के लिए? देखिए भैया, मैं चाहता हूँ अगर इस क्षेत्र में अगर कृषि को अगर बढ़ावा देना है, क्योंकि कृषक ही हमारे देश के भविष्य हैं, तो एक यहाँ अच्छी मंडी का निर्माण हो। आज यहाँ दूसरे प्रदेश के लोग आना चाहें, यहाँ से लोग ज़्यादा भी खीरा टमाटर का जो खेती अभी हो रहा है, तो अगर यहाँ मंडी हो जाएगा तो दूसरे प्रदेश के किसान यहाँ आएंगे, यहाँ से व्यापारी उनका माल लेके जाएंगे, इससे उनको निश्चित ही लाभ होगा। और जो साथ में जो 12वीं पास अभी भैया थान क्षेत्र में 2 बड़ी कंपनियाँ स्थापित होने वाली हैं। प्रकाश इंडस्ट्रीज़ की कोयला खदान है और एक आपका एक और पावर प्लांट पासल में खुल रहा है। तो मैं ये भी चाहूँगा कि सरकार इस पे ध्यान दे, स्थानीय लोगों को कम से कम उसमें आरक्षण कर दे। 70 से 80% जो काम करने वाले लोग हों, यहाँ के जो पढ़े लिखे बच्चे, चाहे 12वीं पास हो IIT किए हों, उन लोग को प्राथमिकता दी जाए, उनको नौकरी वहाँ पर रखा जाए। देख सकते हैं मुद्दे लगातार जो है वो मूलभूत मुद्दे हैं, सुविधाओं के मुद्दे हैं जिनकी आवश्यकता है। मैं आपसे जानना चाहूँगा विकास, क्योंकि दूरस्थ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की सीमा से सटा हुआ भड़गांव विधानसभा, कितना विकास हुआ है आपकी नज़र से, क्या लगता है? देखिए, अगर मुख्य मार्गों को छोड़ दिया जाए तो जो जैसे हमारा जो गांव है वो बस्तियों का है, छोटे छोटे मोहल्ले हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, जहां पे वाकई विकास होना चाहिए। जो सड़कें जो है वो पंचायतों से जुड़नी चाहिए, वो विकास नहीं हो पाया है। हाँ, ज़रूर है कि आपने 5 किलोमीटर का पक्का सड़क बना दिया, लेकिन अंदर की जो सड़कें हैं, जो बुनियादी हैं, जो डेली के जो उपयोग में आम आदमी जो नित्य जिन सड़कों को अपने उपयोग में लाता है, वो सड़कें आज भी उन्हीं, मतलब वही कच्ची और वही जो है अपने बुरे दौर से गुजर। देख सकते हैं कि लगातार जो भड़गांव विधानसभा की बातें होती है, कई तस्वीरें ऐसे सामने आई जहां मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश का सहारा लेना पड़ता है। जो सीमावर्ती इलाकों के गांव के ग्रामीण हैं, मतदाता हैं, ऐसे में विकास के दावे बहुत होते हैं, मुद्दे ऐसे में मतदाताओं के बहुत है। लेकिन जो चंद दिनों में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इन मतदाताओं के पास जब उम्मीदवार पहुँचेंगे, जो सीटिंग MLA पहुँचेंगे, उनको किस तरह से किन मुद्दों का सामना करना पड़ता है और मतदाता इन पर कितना भरोसा जताते हैं, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वरुण राय, न्यूज़ 18 सूरजपुर। और इसी के साथ 2023 की महाभारत में इतना ही। नमस्कार।